गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। इन ऑर्डर टू एनालाइज द एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन वी मस्ट नो द प्रोसेस एंड द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो जो एलिमेंट्स कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या हैं, हमको ये देखना पड़ेगा पहले। देयर आर 7 एलिमेंट्स और फैक्टर्स विच मेक अप द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो उसमें सबसे पहला है सोर्स और द सेंडर इज़ द वन हु इनिशिएट्स द एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है उसे सोर्स या सेंडर कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑडियंस और रिसीवर इज़ द पर्सन और पर्सन्स फॉर हुम द कम्युनिकेशन इज़ इंटेंडेड। तो सुनने वाला जो है, रिसीवर जो है, ये दूसरा एलिमेंट है। थर्ड इज़ गोल और पर्पज़ is the sender's reason for communicating the desired result of the communication। यानी कि एक रीज़न होता है, एक पर्पस होता है जिसके लिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। द फोर्थ वन इज़ कॉन्टेक्स्ट और द एनवायरनमेंट इज़ द बैकग्राउंड इन विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो एक एनवायरनमेंट होता है, एक बैकग्राउंड होता है जिसमें कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस वाक़ होता है। उसके बाद है फिफ्थ वन इज़ मैसेज और द कंटेंट। इट इज़ द इंफॉर्मेशन कन्वेड। जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है कम्युनिकेशन के थ्रू वो पांचवा है, यानी कि कंटेंट। उसके बाद छठा है मीडियम और द चैनल इज़ द मीन्स और मेथड्स यूज फॉर कन्वेइंग द मैसेज। एक मीडियम इस्तेमाल करता है, जब भी कोई कम्युनिकेट करता है तो वो लैंग्वेज का मीडियम इस्तेमाल करता है। और लास्ट वन इज़ फीडबैक। फीडबैक इज़ द रिसीवर्स रेस्पॉन्स टू द कम्युनिकेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय द सेंडर। तो हम जो भी कहते हैं तो कहने के बाद जो सुनता है तो वो फीडबैक देता है कि हाँ मैंने सुन लिया, मुझे समझ में आ गया, या फिर वो हाँ या ना में जो जवाब देते हैं वो फीडबैक कहलाएगा। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। इनके बिना कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। Each of these is complex. Any analysis of communication has to take into account the various possibilities of each of these। तो हमको इन सारी की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन सारे एलिमेंट्स की, वो हमें ध्यान में रख कर ही अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स decisions and activities by the two persons involved, the sender and the receiver। अब ये प्रोसेस कैसा होता है, देखिए कि दो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। द सेंडर begins the process of communication। The sender has to be clear about the purpose or the goal of the communication and about the target audience or the receiver of the communication। That is, the sender decides why and to whom to send a message। तो ये सेंडर डिसाइड करता है कि उसे क्या कहना है और किसे कहना है। कॉन्शियस और इंटेंडेड कम्युनिकेशन हैज़ अ पर्पज़। वी कम्युनिकेट बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक समवन डू समथिंग और थिंक और फील इन अ सर्टन वे, दैट इज़ टू इन्फ्लुएंस द पर्सन। तो हम जब भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि सामने वाले से कुछ उसको कुछ बोलना है, उसको बताना है, या फिर आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं वो बताना है। और एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं, सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। द सोर्स हैज़ टू डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन टू कन्वे एंड क्रिएट द मैसेज फॉर और द कंटेंट टू बी कन्वेड बाय यूजिंग वर्ड्स और अदर सिम्बल्स विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड रिसीवर। तो सोर्स जो होता है, यानी कि जो सेंडर है, तो वो डिसाइड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन देना है और कैसे उस मैसेज को क्रिएट करना है जो कि दिया जाएगा रिसीवर को। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडिया इनटू सिंबल्स इज कॉल्ड एनकोडिंग। अब जो प्रोसेस होता है कि मुझे एक ख्याल आया और मैंने क्या किया, उस आइडिया को वर्ड्स में रखा, तो ये क्या कहलाता है प्रोसेस, एनकोडिंग। यानी जो मुझे ख्याल आया उसे मैंने वर्ड्स में रखा सामने वाले के, तो ये एनकोडिंग कहलाता है। इन ऑर्डर टू एनकोड द सेंडर हैज़ टू सेलेक्ट सूटेबल सिम्बल्स विच कैन रिप्रेजेंट द आइडिया एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। यानी कि मुझे ऐसे सिम्बल्स यूज़ करने हैं, यानी कि लैंग्वेज मुझे यूज़ करनी है जो कि रिसीवर को पूरी तरह समझ में आए, तो ये एनकोडिंग कहलाएगा। द सेंडर ऑल्सो चूजेज अ सूटेबल चैनल और मीडियम
और मेल, ईमेल, टेलीफोन, फेस टू फेस टॉक बाय विच टू सेंड द मैसेज। यानी कि हमको एक चैनल यूज़ करना पड़ेगा, एक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। द चॉइस ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज अर्जेंसी ऑफ द मैसेज, अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ मीडियम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कम्युनिकेटर्स। तो ये चीज़ें मीडियम आप जो मीडियम चुनेंगे, जो भी मीडियम आप चुनेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना जल्दी पहुंचाना है, कितना अर्जेंट है आपका मैसेज, या फिर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस मीडियम के चुनने पर इफ़ेक्ट करेंगी। नोट दैट द चॉइस ऑफ द मीडियम और चैनल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द शेप ऑफ द मैसेज। तो आपका मैसेज का शेप क्या है, ये भी सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करती हैं। फाइनली द सेंडर ट्राइज टू नोट the effect of the message on the receiver. He checks whether the receiver has got the message, how the receiver has responded to the message, and whether he has taken the required action. This information about the receiver's response is called feedback. तो जो भी रिसीवर होता है, सुनने वाला होता है मैसेज को, तो जो वो रेस्पॉन्स देता है वो फीडबैक कहलाता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं ऐसे ही करूँगा। इस तरह का जो आप रेस्पॉन्स देते हैं दैट विल बी कॉल्ड फीडबैक. Sender's functions make up half the process of communication. The function of the sender are being clear about the goal or purpose of the communication. तो आप जब भी आप एक सेंडर बनते हैं किसी मैसेज को पहुंचाने वाले, कम्युनिकेट करने वाले, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्लियर होना चाहिए। आपका जो भी गोल है कम्युनिकेशन का, उसमें आपको एकदम क्लियर होना है। दूसरा है फाइंडिंग आउट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड है एनकोडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विद सिम्बल्स टू क्रिएट द मैसेज टू सूट द रिसीवर और द ऑडियंस। हमको ऐसे सिम्बल्स यूज़ करने हैं जो कि सामने वाले के समझ में आए और एकदम क्लियर हो बात। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग द मीडियम टू सेंड द मैसेज। आपको एक मीडियम सेलेक्ट करना होगा जिससे कि आप अपना मैसेज भेजना चाहते हैं। और फाइनली मेकिंग एफर्ट्स टू गेट फीडबैक, और आपको फीडबैक भी लेना होगा कि उनकी समझ में आया या नहीं आया। तो ये हाफ प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है जब सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचा देता है। अब रिसीवर की क्या जिम्मेदारी है? द रिसीवर बिकम्स अवेयर दैट अ मैसेज हैज़ अराइव्ड व्हेन ही perceives it with his senses. He may see, hear, feel, etc. The receiver attends to the message and interprets it. तो रिसीवर क्या करता है, जैसे ही उस तक एक मैसेज पहुंचता है तो वो उसको समझने की कोशिश करता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सिम्बल्स इनटू आइडियाज़ एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज इज कॉल्ड डीकोडिंग। जब वो कोई मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है तो वो उन सिंबल्स को आइडिया में जब चेंज करता है, समझने की कोशिश करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो डीकोडिंग कहलाता है। सेंडर ने क्या किया था, आइडियाज़ को वर्ड्स में चेंज किया था, तो वो एनकोडिंग कहलाया था। और रिसीवर यहाँ पर वर्ड्स को आइडियाज़ में जब चेंज करता है तो डीकोडिंग कहलाता है। इंटरप्रेटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग knowledge of the symbols and the drawing upon previous knowledge of the subject matter. तो ये इंटरप्रिटेशन भी बहुत आसान काम नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसमें आपको पहले से सारी बातें मालूम होंगी, तभी आप वो मैसेज समझ पाएंगे। द रिसीवर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स एंड रिलेशन विद द सेंडर ऑल इन्फ्लुएंसेस हिज क्रिएशन ऑफ मीनिंग। तो ये सारी बातें जो है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, वो क्या पहले से वो सारी बातें उसको पता है या नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके पास वैल्यूज़ कैसी हैं, उसका रिलेशन कैसा है सेंडर के साथ, ये सारी बातें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं कोई भी मीनिंग के क्रिएट करने में। इफ़ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव अ कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज विल बी क्लोजर टू वॉट द सेंडर इंटेंडेड। यानी कि अगर दोनों भी एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, रिसीवर और सेंडर, तो ये आसानी से बात जो है उनके समझ में आ जाएगी। द रिसीवर ऑल्सो फील्स अ रिएक्शन टू द मैसेज. दिस रिएक्शन मे बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. इट मे कॉज some change in the receiver's facial expressions
and the message definitely leads to the receiver to think. The receiver may take some action it required, and he may also reply to the message. The reaction, the response and the reply together form the feedback. तो ये जो भी जैसे ही उन्होंने रिसीवर के पास मैसेज आया तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे या उन्होंने जो कुछ कहा या उन्होंने जो कुछ किया, ये सारी बातें क्या कहलाएंगी? फीडबैक. Receivers functions complete one cycle of the process of communication. The function of receiver are. अभी हमने सेंडर के फंक्शंस देखे थे, अभी हमको रिसीवर के फंक्शंस देखना है. तो उसका सबसे पहला फंक्शन है अटेंडिंग टू द रिसीव्ड मैसेज, दैट इज़ लिसनिंग, रीडिंग और ऑब्जर्विंग. सबसे पहले उन्हें मैसेज रिसीव करना है. दूसरा डीकोडिंग द रिसीव्ड मैसेज, जो वर्ड्स हैं उन्हें आइडियाज़ में कन्वर्ट करना है यानी डीकोड करना है. फिर तीसरा है इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज, तो पहले मतलब समझना है उसका. फिर चौथा है रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेज को रिस्पॉन्ड करना है. और फिफ्थ है गिविंग फीडबैक टू द सेंडर ऑफ द मैसेज, यानी जो भी मैसेज में उनसे कहा गया था तो उसका फीडबैक इन्हें देना होगा रिसीवर को. दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंगल साइकिल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि ये पूरा जो साइकिल था सेंडर से शुरू होता है और रिसीवर पर ख़त्म होता है, तो ये एक सिंगल साइकिल था कम्युनिकेशन के प्रोसेस का. कम्युनिकेशन रियली टेक्स प्लेस इन सेवरल साइकिल्स एंड द टू पर्सन्स टेक टर्न्स एंड अल्टरनेटली कैरी आउट फंक्शंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर. तो ये साइकिल जो है बार बार चलता रहता है. सेंडर रिसीवर से कहता है, रिसीवर फिर सेंडर को कहता है. इस तरह ये जो है कई सेवरल साइकिल्स में ये प्रोसेस चलता है कम्युनिकेशन का. बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर हैज़ इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इट कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ बोथ आर एफिशिएंट एंड अटेंटिव. तो ये कि अगर दोनों भी बात को समझ रहे हैं, अटेंटिवली अपना काम कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो सकता है, वरना नहीं होगा. लेट्स स्टॉप हियर.